वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के लिए ऑक्सीजन होगी एयरलिफ्ट, सीएम योगी ने की गुजारिश तो पीएम मोदी ने तत्काल भेजा हवाई जहाज। सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को हवाई जहाज दे दिए हैं। अब हवाई जहाज से खाली टैंकर बोकारो पहुंचाए जाएंगे। इसके बाद ऑक्सीजन भरकर इन्हें ट्रेन से लाया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के कमांड सेंटर में बना कोविड-19 कंट्रोल रूम। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के कमांड सेंटर में कोविड-19 कंट्रोल रूम बना दिया गया है। कंट्रोल रूम में 3 डिप्टी एसपी को तैनात किया गया। ये डीएसपी जिलों में ऑक्सीजन सप्लाई और मॉनिटरिंग देखेंगे। ये 3 शिफ्ट में 24 घंटे ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करेंगे। तैनात होने वाले अफसरों में अजय भदौरिया, राजेंद्र कुमार, महेंद्र पाल सिंह के नाम प्रमुख हैं। लखनऊ और वाराणसी में शीघ्र पूरा कराएं डीआरडीओ के कोविड अस्पतालों का निर्माण। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा बैठक में बताया कि लखनऊ और वाराणसी में डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूरा होगा। सभी अधिकारी काम को जल्द पूरा करने में लगे हैं। कोरोना संक्रमित हो रहे रेल कर्मचारी असिस्टेंट लोको पायलट निभाएंगे गार्ड की जिम्मेदारी। रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी को मालगाड़ी पर बतौर गार्ड ड्यूटी करने के निर्देश दिए। मजदूरों के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे ने मुंबई के लिए 4 स्पेशल ट्रेन शुरू की हैं। 31 मई तक नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हाईकोर्ट ने अदालतों के सभी अंतरिम आदेश पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और प्रदेश के जिला न्यायालयों सहित सभी अधीनस्थ अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों और सभी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही अग्रिम जमानत और जमानत के जो आदेश समाप्त हो रहे हैं उन्हें भी 31 मई तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। तरफ रहे कोरोना मरीज, अफसर नहीं उठाते फोन। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछा उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। कोरोना वायरस महामारी का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है तो वहीं ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें भी सभी जिलों से आ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी ना तो किसी का फोन उठा रहे और ना ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे। सवाल करते हुए पूछा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। कोविड-19 अस्पतालों में रिक्त बेड का विवरण दिन में 2 बार सार्वजनिक करें। 24 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 को निर्देश दिया कि आमजन को बिस्तर की उपलब्धता की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश में ऐसे सभी अस्पतालों जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है वहां रिक्त बेड का विवरण हर दिन 2 बार सार्वजनिक किया जाए। यूपी में राजस्व विभाग में ई कुबेर प्रणाली लागू, सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी धनराशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि निवेश अनुदान की राशि कोषागार की ई कुबेर प्रणाली से ऑनलाइन सीधे किसानों के खाते में भेजने का शासनादेश जारी कर दिया। राजस्व विभाग में यह व्यवस्था 2 चरणों में लागू की जाएगी। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि पहले चरण में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बिजली गिरने और बादल फटने जैसी दैवीय आपदाओं से प्रभावित फसलों के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक सहायता ऑनलाइन किसानों के खाते में भेजी जाएगी। दूसरे चरण में विभिन्न आपदाओं से जन हानि, पशु हानि और मकान क्षति आदि के तहत दी जाने वाली सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में ई कुबेर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। बीएचयू में शुरू हुआ स्थायी अस्पताल का निर्माण। एक ही छत के नीचे कोविड मरीजों को मिलेगी सारी सुविधाएं। वाराणसी में कोरोना के कहर के बीच बीएचयू स्टेडियम में 1000 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू हो गया। बीएचयू में तैयार हो रहे इस अस्थायी अस्पताल में आईसीयू के 250 बेड होंगे। इसके अलावा 750 ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे। जर्मन टेक्निक से डीआरडीओ युद्ध स्तर पर इस अस्पताल को तैयार करा रहा है। पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग। कई मतदान कर्मी संक्रमित तो कुछ गंवा चुके जिंदगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शेष चरणों को स्थगित करने की मांग की है। वहीं जो मतदान कर्मी कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और जिनका कोरोना के कारण स्वर्गवास हुआ उनके परिजनों को कोरोना वॉरियर्स की तरह 50 लाख की धनराशि की मदद प्रदान करने की भी मांग की गई है।
कोरोना मेडिसिन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगी रासुका, संपत्ति होगी जब्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर रासुका लगाया जाए, गैंगस्टर और NSA के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस संचालित की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण का काम धीमा, चंपत राय बोले कोरोना कर्फ्यू के चलते नहीं मिल रहा मटेरियल। महामारी कोरोना की दूसरी लहर का असर राम मंदिर पर भी पड़ा है। इसके चलते मंदिर निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इन दिनों नींव में फिल्ड मटेरियल से 1 फुट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम चल रहा है। राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते मटेरियल समय से नहीं पहुंच पा रहा। इसके चलते निर्माण कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो तय समय पर राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि ट्रस्ट ने पूर्व में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 3 वर्ष का वक्त तय किया है। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी रमाकांत पांडे ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर शनिवार को अधिकारियों संग बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 मई को शुरू होने वाली मतगणना प्रक्रिया को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराना है। इस बार मतगणना कार्य को त्वरित गति और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त मेजों की व्यवस्था की जाएगी। सभी उप जिलाधिकारियों एवं रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि तत्काल मतगणना स्थलों का बारीकी के साथ निरीक्षण कर नक्शा बना ले और मतगणना टेबल्स को इस प्रकार नियोजित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति होगी। राजधानी में 24 प्राइवेट हॉस्पिटल और निजी पैथोलॉजी में होगा कोविड टेस्ट, सूची जारी। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही राजधानी लखनऊ को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दे दी है। जिले के 24 प्राइवेट अस्पताल और लैब में भी अब कोरोना की जांच होगी। इसकी सूची जारी कर दी गई है। लखनऊ की प्रभारी DM रोशन जेकब ने प्रमुख 24 अस्पतालों और निजी लैब को कोविड जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। इन सभी संस्थानों में लोग जाकर जांच कर सकते हैं। सूची जारी करने के साथ ही कीमत भी तय कर दी गई है। घर पर जांच करने वालों को 900 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं अस्पताल आकर जांच करने वालों को 700 रुपये से अधिक का शुल्क नहीं देना होगा। बिजली के स्मार्ट मीटर के लिए करना होगा इंतजार, 1 साल के लिए बढ़ी डेडलाइन, जाने वजह। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने हर घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने की डेडलाइन 1 साल के लिए बढ़ा दी है। इसके चलते राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का काम रुक गया। अब EESL की कोविड के बाद टेंडर की योजना है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक सरकारी कंपनी EESL ने 4 और राज्यों से डील फाइनल कर ली है और कोरोना मामले के कंट्रोल में आते ही टेंडर जारी किया जाएगा। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस ने इसके लिए बड़े टेंडर की रणनीति बनाई है। EESL 4 और राज्यों के बातचीत अंतिम दौर में है। गोवा, बंगाल, झारखंड, राजस्थान से बातचीत हो रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बनता बाल आधार कार्ड, जानिए क्या है इसका प्रोसेस। बाल आधार कार्ड में बच्चों का बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों में बायोमेट्रिक डेवलप नहीं होते। इसकी जगह बच्चों के माता पिता के दस्तावेज लगाए जाएंगे। बाल आधार कार्ड के लिए आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए और उनकी उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने दवा ऑक्सीजन से हटाया आयात शुल्क, 3 महीने तक मिलेगी छूट। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को तेज करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए भी आवश्यक उपकरणों की तत्काल आवश्यकता। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि वो ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई को बूस्ट करने के लिए तालमेल में काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से किया सम्मानित। शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत से वर्चुअल संवाद किया। इस बीच में शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पीएम मोदी ने बांटे 5000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर थोड़ी देर पहले ही 5000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे सामने चुनौतियां जरूर है, लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गति से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गांव के विकास के लक्ष्य तय करें और तय समय सीमा में उन्हें पूरा करें। चोरी या खो गया आधार कार्ड तो ना हो अब परेशान, घर बैठे मिल जाएगा नया। आज के दौर में आधार कार्ड के बिना किसी भी काम को करना मुमकिन नहीं रह गया, लेकिन इसी बीच अगर आधार कार्ड गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय लोगों की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अब दोबारा आधार कार्ड कैसे मिलेगा। आज हम आपकी इसी टेंशन को खत्म करने का उपाय लाए हैं। दरअसल दोबारा आधार कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसेस को UIDAI ने बहुत आसान बना दिया। अब यूजर्स UIDAI की वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आधार कार्ड को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने बोले, किसान आंदोलन पर मैंने पीएम मोदी शाह को समझाया, कहा गलत रास्ते पर जा रहे हैं दोनों। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया है कि वो दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है, उनकी वास्तविक मांगों पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है। आपके घर तक रसोई गैस पहुंचाने के नियम में हो रहा बड़ा बदलाव, अब सरकार ला रही ऐसा सिस्टम, मिलेगी कई सुविधाएं। रसोई गैस कनेक्शन को लेकर मोदी सरकार अब आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली है। आने वाले दिनों के लिए सरकार ऐसी तैयारी करी जिसकी मदद से न सिर्फ नया गैस कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा, बल्कि आपको घर तक रसोई गैस कनेक्शन की डिलीवरी के लिए भी मशक्कत नहीं करनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार आने वाले सालों में देश में क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचे। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के स्तर पर ही नहीं बल्कि सरकार तेल कंपनियों के स्तर पर तैयारी चल रही है। RBI की बड़ी कार्रवाई, इन 2 बैंकों पर लगाई रोक, भारत में नहीं कर सकेंगे कारोबार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एंड डायनस क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया। 1 मई तक लगाई गई इस रोक में RBI ने 23 अप्रैल को दोनों संस्थानों पर भारत में नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों ही बैंकों पर पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज को लेकर भारत के कानून को न मानने का आरोप है। हालांकि RBI के इस फैसले का इनके मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली एम्स में ऑक्सीजन की कमी से इमरजेंसी सेवा बंद, हॉस्पिटल ने दिया स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते हॉस्पिटलों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को लेकर आई खबर के बाद एम्स प्रशासन ने सफाई दी है। एम्स प्रशासन ने शनिवार को कहा कि इमरजेंसी को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। एम्स प्रशासन के अनुसार शनिवार को इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन को केवल 1 घंटे के लिए बंद किया गया था। आपको बता दें कि एम्स में ऑक्सीजन की कमी के चलते इमरजेंसी बंद होने की सूचना सामने आई थी। सोना इस साल अब तक 2396 रुपये व सस्ता, चांदी भी लुढ़की। वहीं अगर इस साल की बात करें तो सोना 5283 रुपये सस्ता हो चुका। 31 दिसंबर को सोना 50,202 रुपये प्रति 10 ग्राम था और चांदी 67,383 रुपये किलोग्राम पर था। लेकिन कारोबारी दिन 23 अप्रैल शुक्रवार को तुलना करें तो सोना 47,806 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,152 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। ऐसे में इस साल सोना 2396 रुपये सस्ता हुआ और चांदी 1,747 रुपये तेजी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।